नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मोर्चों पर अब तक क्या किया, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिया जवाब। सनातन विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा देश को गुलामी में धकेलना चाहता है इंडिया गठबंधन। फर्स्ट फ्लोर का 50% काम पूरा, ग्राउंड फ्लोर की दीवारों मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा। बीजेपी का लोकसभा राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी, पीएम नई संसद पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे। 11 दिन बाद है शादी, फिर भी फिल्म के प्रमोशन में जुटी है होने वाली दुल्हनिया। अब समाचार विस्तार से। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कुछ लोग भारत पर शक कर रहे थे, लेकिन आज देश शिखर पर पहुंच गया है। G20 की कामयाबी भारत की जीत है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीतियों के कारण। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया है और इस विरासत के जरिए देश को वैश्विक मंच पर शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशों ने भारत की वैश्विक स्तर पर खुले मन से प्रशंसा की है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कुछ सालों में भारत के गौरवशाली वैभव को जन जन तक पहुंचा दिया है। दुनिया के कोने कोने में लोग भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है और सभी देशों से उसे सराहना मिली है। आज भारत वैश्विक समस्याओं का हल तलाश रहा है। ग्रीन एजेंसी से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि भारत ने G20 का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया है। 10 महीने के भीतर देश 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठक हुई। आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और वैश्विक मसलों पर मंथन हुआ। इस दौरान सभी चुनौतियों के एक साथ निपटने का संकल्प लिया गया। साल 2023 का ये सबसे बड़ा आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान सभी ने भारत की अध्यक्षता और मेहमान नवाजी की तारीफ की और शुक्रिया कहा। सिंह ने जैव ईंधन विज्ञान और आर्थिक विकास में मोदी की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। बीजेपी नेता ने दावा किया कि पार्टी की परिवर्तन यात्रा को राजस्थान में भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और इसका लक्ष्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाना है। पीएम मोदी ने बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले सभी विपक्षी नेताओं पर करारा हमला बोला है। डीएमके और कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के इंडिया फ्रंट पर करारा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के बीना में एक जनसभा में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है, खुलकर हमला करना शुरू किया है। देश के हर कोने कोने में हर सनातनी को, देश की मिट्टी से प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये देश को गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकत को रोकना होगा। हमारी एकजुटता संगठन की शक्ति से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। बीजेपी राष्ट्रभक्ति की सेवा के लिए समर्पित है। बीजेपी हमेशा से एक संवेदनशील पार्टी है जो देश के हित में काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस की नीयत है कि भारत को जिन विचारों ने इतने वर्षों तक जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन के जरिए अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं का उत्थान किया, ये इंडिया अलायंस उसे समाप्त करना चाहता है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन भर माना, उनके आखिरी शब्द बने रहे राम। ये इंडिया गठबंधन लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, ये सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को टॉप 3 बनाने में मध्य प्रदेश की भूमिका है।
इससे यहाँ के नौजवानों के लिए नए नए अवसर तैयार होने वाले हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के इस उत्सव को मनाने आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका सेवक मोदी हर गारंटी को पूरा कर रहा है। इस रक्षाबंधन पर हमने गैस सिलेंडर की कीमत और कम कर दी है। अब बहनों को सिलेंडर 400 रुपए सस्ता मिल रहा है। अब देश में 75 लाख और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कोविड में गरीबों को मुफ्त राशन दिया। हमारी कोशिश यह थी कि कोई भी गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी माँ को अपना पेट बांध कर ना सोना पड़े। वो माँ इस बात से ना तड़पे कि मेरा बच्चा भूखा है। गरीब के इस बेटे ने गरीब माँ की परेशानी की चिंता की। आप लोगों के आशीर्वाद से यह जिम्मेदारी आज भी मैं निभा रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए। हमने देश में बिचौलिया को खत्म कर दिया है। मोदी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। पीएम मोदी ने बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बीना रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र समेत अन्य परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वहीं इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों में सौगात मध्य प्रदेश की जनता को पीएम मोदी ने दी है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का नया वीडियो सामने आया है। इसमें गर्भगृह प्रवेश द्वार फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं। निर्माण और खंभों का दिखाया गया है। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच देते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो 59 सेकंड का है। इसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को पोस्ट किया। वीडियो के बैकग्राउंड में मर्यादा की परिभाषा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भजन चल रहा है। इसमें पहले शॉट में राम मंदिर के विहंगम दृश्य को दिखाया गया है। दूसरे में कारीगर छत के ऊपर लगने वाले पत्थरों को तराशते नजर आ रहे हैं। तीसरे में रिटेनिंग वॉल को दिखाया गया है। चौथे में कलाकार मूर्तियों को फाइनल टच देते हुए दिख रहे हैं। पांचवें में गृहगर्भ दिखा रहा है। छठे में गृहगर्भ के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। श्री राम जन्मभूमि पर तेजी से मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर का काम 50% पूरा कर लिया गया है। टारगेट है कि दिसंबर तक इस फ्लोर के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाए। 3 फ्लोर वाले राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। ग्राउंड फ्लोर 170 खंभों पर खड़ा है। इस फ्लोर के सभी 14 दरवाजे भी बनकर तैयार हो गए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। फर्श बनाया जा रहा है। खंभों पर देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के इन सभी कामों को नवंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। मंदिर के दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से मंगवाई गई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के सभी खंभे खड़े हो चुके हैं। छत डालने का भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के साथ अयोध्या में 4 पथ बनाया जा रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और न्याय पथ। इनका काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि को राम भक्त के भक्तों के लिए खोल दिया गया है। राम पथ के पहले फेज यानी नया घाट से उदया चौराहा तक का काम अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रानोपाली से लेकर बेनीगंज तक लगभग एक तरफ इस रोड को डामर से बनाया जा चुका है। रामपथ के निर्माण के काम में भी इस बीच तेजी आ गई है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर अयोध्या के करीब 10,000 अतिथि और 2 लाख से ज्यादा राम भक्त पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला दर्शन कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद के सभी 44 प्रांत से रोज 25,000 राम भक्त रामलला का दर्शन करने आएंगे। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष की तस्वीरें सामने आई है। इसमें कई मूर्तियां हैं और पिलर दिख रहे हैं। ये 21 साल पहले यानी 2002 में ASI की टीम को खुदाई के दौरान मिले थे। अवशेषों की संख्या करीब 50 है। इनमें 8 टूटे खंभे, 6 खंडित मूर्तियां, 5 से 6 मिट्टी के बर्तन और 6 से 7 कलश है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ये तस्वीरें जारी की है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। 14 सितंबर को बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि सभी सांसद 5 दिन संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहे। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद
ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 की और प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किया जाएगा। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांग सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त ECS की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ी बिल पर राज्यसभा ने 10 अगस्त को चर्चा हुई थी। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दल ने कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC के नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। केजरीवाल ने 2 तस्वीरें शेयर की थी। इनमें पहले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक दस्तावेज है, जिसमें लिखा है कि CEC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और PM की ओर से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे, जिसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति का आदेश दे। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उन्हें पसंद नहीं आएगा। वे संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर PM खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। वे मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे, जिसमें चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। परिणीति चोपड़ा जल्द ही राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने जा रही। शादी के महज 11 दिन और बचे हैं और एक्ट्रेस सभी तैयारियां छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में है। राघव चड्ढा संग उनकी इस महीने शादी होने जा रही है। सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल हो चुका है, लेकिन ये क्या, होने वाली दुल्हनिया शादी की तैयारियां छोड़ भला ये किस चीज में बिजी है? अक्षय कुमार के साथ परिणीति फिलहाल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी नजर आ रही है। उनकी फिल्म मिशन रानीगंज अगले महीने रिलीज होने जा रही है और इसी महीने 24 सितंबर को परिणीति की शादी है, लेकिन उससे ठीक पहले वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। गुरुवार को परिणीति मिशन रानीगंज के एक्टर अक्षय कुमार के साथ स्पॉट हुई, जहां दोनों ने मिलकर फिल्म को प्रमोट किया। इस दौरान परिणीति ब्लैक कलर के आउटफिट में काफी कूल लग रही थी। इस दौरान उनके चेहरे पर भी जबरदस्त नूर दिखा। अक्षय के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो केसरी में उनके साथ नजर आई थी, जो जबरदस्त हिट रही थी। इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया। यही वजह है कि अब ये मिशन रानीगंज में फिर से साथ दिखेंगे। पहली फिल्म का नाम द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू था, लेकिन हाल ही में इसका टाइटल मिशन रानीगंज कर दिया गया है। ये एक रियल स्टोरी पर बनी फिल्म है, जिसमें अक्षय माइन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के रोल में दिखेंगे। 1989 में कोयले की एक खान में पानी भर गया, जिसमें कई फीट नीचे कई माइनर्स फंस गए थे। तब उन्हें जसवंत सिंह गिल ने बहादुरी और समझदारी से बचाकर बाहर निकाला था। कहा जाता है कि ये इंडिया का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था, जिसे पूरा किया गया था। सिनेमाघरों में ये फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। अक्षय हमेशा ही इस दोनों की फिल्म में कमाल लगे हैं। यही वजह है कि इस फिल्म से काफी उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।